नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आई हैं। जी हाँ, प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी 9,000 रुपये की मासिक पेंशन। करोड़ों प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को होने वाला है फ़ायदा। तो आखिरकार क्या प्राइवेट कर्मचारियों को भी 9,000 रुपये की मासिक पेंशन मिल सकती है? इसको लेकर करोड़ों जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है उसको कैसा फ़ायदा होने वाला है? EPF पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं लोकसभा में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री का बड़ा जवाब आप सभी के लिए सामने आया है। यहाँ पर जो है लोकसभा के अंदर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे का बड़ा बयान आया है। तो शोभा करंदलाजे ने आखिरकार आप सभी के लिए श्रम सुविधा पोर्टल, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ को लेकर रोजगार यहाँ पर लोकसभा के अंदर क्या बड़ा बयान दिया, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों पेंशन की कम्यूटेशन पर रोक, पेंशन धारकों को शानदार तोहफा मिला है। खुशखबरी है, पेंशन धारकों के लिए शानदार है। पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर रोक लग चुकी है और सभी के लिए ये नियम लागू होने वाले हैं। तो कब से ये नियम लागू होंगे और कौन से नियम बताई जा रही हैं? वहीं दोस्तों एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाली EPS पेंशन योजना को लेकर आप सभी के लिए नया कैलकुलेशन निकल कर सामने आया है कि 40 साल अगर नौकरी करते हैं तो उसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से आप सभी की पेंशन कितनी बनने वाली है, ये डाउट काफी लोगों का रहता है। तो इसको लेकर नया कैलकुलेशन सामने आया है, उसी के बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले PF अकाउंट में ब्याज का जो पैसा जमा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो इसे दोस्तों आप कैसे देख सकते हैं कितना ब्याज आपके खाते में आया है या फिर नहीं आया है। इन्हें चेक करने के अलग अलग 4 तरीकों के बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को यहाँ पर विस्तार से जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर जो है प्राइवेट कर्मचारियों को 9,000 रुपए की क्या मासिक पेंशन मिल सकती है? करोड़ों प्राइवेट एम्प्लॉयज को क्या फायदा हो सकता है इससे? तो देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी के बाद अब निजी क्षेत्र में पेंशन सुधार जो है वो मांग जोर पकड़ रहा है। चेन्नई EPS पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को एक लेटर भेजा जिसमें न्यूनतम पेंशन को मौजूदा राशि से बढ़ाकर 1,000 रुपए करने का अनुरोध जो है वहां पर किया गया। तो दोस्तों EPS पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन कितनी तय की गई है ये बात करें तो सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए 1,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की थी। यहाँ पर जो है श्रम और यहाँ पर जो है दोस्तों घोषणा की। हालांकि श्रम मंत्रालय ने पिछले साल वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी भेजा था जिसमें EPS 95 के तहत पेंशन को दोगुना करके 2,000 रुपए प्रति माह करने की मांग रखी गई थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी और इसी के बाद लगातार पेंशन धारक मांग कर रहे थे। तो इसी को लेकर हाल फिलहाल के अंदर चेन्नई वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा केंद्रीय श्रम और मंत्री मनसुख मांडविया को दोस्तों न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए करने को लेकर एक बड़ा पत्र सामने आया है। तो अब देखना यह होगा कि क्या नए साल के अंदर प्राइवेट कर्मचारियों को भी 9,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। इसको लेकर मनसुख मांडविया क्या ऐलान करते हैं, जैसे ही इसके बारे में बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि लोकसभा के अंदर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री का बड़ा जवाब सामने आया है। श्रम सुविधा पोर्टल, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ पर लोकसभा में रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे का बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, संसद द्वारा पारित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 विधेयक के कानून बनने के बाद पहली बार सेवा क्षेत्र में काम कर रहे असंख्याकलिक श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की व्याख्या यहाँ पर की गई है। अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई। 18 नवंबर 2024 तक श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकृत व्यवसायिक और नियोक्ताओं का कुल यहाँ पर जो है श्रम पहचान ऑनलाइन जारी की जा चुकी है। इसके रखरखाव के लिए मंत्रालय की व्यवस्था इस सेवाओं को उद्देश्य से बजट हेड में भी प्रावधान किया गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में SSP द्वारा यहाँ पर 16.36 लाख रुपए का इस पर खर्चा भी आया है। तो दोस्तों संसद द्वारा पारित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 विधेयक के कानून बनने के बाद पहली बार सेवा क्षेत्र में काम कर रहे अंशकालीन और श्रमिकों के साथ साथ प्लेटफॉर्म श्रमिकों की व्याख्या की गई है। संहिता में अंशकालीन श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधी प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें संहिता में जीवन भर विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ के साथ साथ वृद्धावस्था सुरक्षा आदि संबंधित मामलों पर अंशकालीन श्रमिकों और प्लेटफॉर्मों के लिए यहाँ पर जो है सामाजिक सुरक्षा का तैयार प्रावधान हो चुका है और संहिता में कल्याणकारी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना करने का भी
प्रावधान रखा गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एग्रीगेटर्स को ई श्रम पोर्टल पर स्वतः को तथा उसके साथ जुड़े प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए एक परामर्श भी जारी किया है। यानी कि अब यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्रालय ई श्रम पोर्टल को लेकर बड़ा ऐलान करने वाला है। ये सुभा करंदलाजे ने हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ा बयान जारी किया है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। नया कैलकुलेशन आप सभी के लिए सामने आया है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं 40 साल बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी। दरअसल निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट ये स्कीम है। हालांकि ये स्कीम संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। इस स्कीम की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो मैनेज करता है। तो ईपीएस अकाउंट में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का योगदान करते हैं। और उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि 2022-23 के लिए ईपीएफ पर सालाना 8.1% ब्याज मिलता था। ईपीएफ का एक ऐसा अकाउंट है जिसमें रिटायरमेंट तक धीरे धीरे आपको कॉपस आपका बन जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ईपीएस का पूरा समीकरण क्या है, तो मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस मिलाकर 15,000 रुपये है। वहीं आपकी उम्र 40 वर्ष है, तो रिटायरमेंट तक यानी कि 58 साल की उम्र तक आपको या आपके पास में जो है 27.66 लाख रुपए रिटायरमेंट फंड तैयार हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईपीएस स्कीम में मैक्सिमम 58 साल तक ही कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। तो बेसिक सैलरी आपकी 15,000 रुपये हो गई, मौजूद उम्र 40 वर्ष है, रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है। तो एम्प्लॉयज का मंथली कैटिवेशन जो है वो 12% है, एम्प्लॉयर का 3.67% है। ईपीएस का ब्याज दोस्तों जो है वो 8.1% माना जाता है। तो सालाना आपकी ग्रोथ जो है वो 10% होगी और 58 साल की उम्र तक आपका जो मैच्योरिटी फंड है वो 27,66,000 रुपए का हो जाएगा। जिसके बाद ये जो गणना है 15,000 इंटू आप सभी का 40 वर्ष किया जाएगा और उसमें भाग 70 का लगाकर आपकी जो पूरी पेंशन है वो आप सभी के लिए सामने आई है। ये कैलकुलेशन दोस्तों आप सभी के लिए समझा दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो पेंशन कम्यूटेशन पर रोक, पेंशन धारकों के लिए शानदार तोहफा मिला है। खुशखबरी है आप सभी के लिए कि पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर रोक लग चुकी है और आप सभी के लिए ये लागू होने वाला है। इसको लेकर बड़ा हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। जी हां दोस्तों, तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और सभी पेंशन भोगियों के लिए राहतकारी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन भी पेंशन भोगियों की कम्यूटेशन की कटौती की जो अवधि है 10 साल पूरी हो गई है, उनकी पेंशन से अब आगे कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। उनकी पेंशन से अब आगे कोई भी किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। यह निर्णय न केवल व्यक्तिगत याचिकाकर्ता के लिए लिया गया बल्कि ये सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। ये फैसला 20 नवंबर 2024 को रीट याचिका संख्या 32-177/2024 के तहत आया है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया को सरल और समान रूप से लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक ऐतिहासिक फैसले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि जिन पेंशन भोगियों ने 10 साल तक कम्यूटेशन झेली है कटौती, उनके खिलाफ कोर्ट में यहाँ पर कटौती जारी करने के बगैर ही वाजिब दाम किया जाएगा। और कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि यह प्रावधान सभी के ऊपर लागू होता है, भले उन्हें व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के अंदर शिकायत की है या फिर नहीं की है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का प्रभाव केवल जो याचिका करता है उस तक सीमित नहीं रहेगा। कोर्ट में यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर इस प्रकार की व्यक्तिगत याचिकाओं से न्यायिक व्यवस्था पर भी अनावश्यक बोझ पड़ता है। इसलिए समान परिस्थिति वाले सभी पेंशन भोगियों के लिए आदेश जो है वो अपने आप ही लागू हो जाते हैं। इस आदेश से राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को तत्काल राहत मिलेगी। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि जिनकी 10 साल की अवधि पूरी हो चुकी है उनकी पेंशन से अब और ज्यादा कटौती नहीं की जाएगी। यह आदेश उन पेंशन भोगियों के लिए है जिन्होंने अपनी पेंशन का आंशिक हिस्सा कटौती के तहत अपने पहले ही ले लिया और अब 10 साल की निर्धारित अवधि पूरी कर चुके हैं। जी दोस्तों, तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले के बाद भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस फैसले का केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए भी लागू किया जाए। और यहाँ पर तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है। अगर राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को राहत दी जाती है तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को राहत क्यों नहीं दी जा सकती। भारत पेंशन भोगी समाज ने DOPPW से यह अनुरोध किया है कि एक सर्वसामान्य आदेश जारी कर केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को भी यह राहत प्रदान की जाए, तो उन्हें भी अनावश्यक रूप से कोर्ट का जो है रुख नहीं करना पड़े, वो अपना और कोर्ट का समय यहाँ पर बचाएं, सभी के लिए यह समान आदेश जारी करें। ये भारत पेंशन भोगी समाज की बड़ी मांग हाल फिलहाल में केंद्र सरकार से निकलकर सामने आ चुकी है।